जस्ट आईजी के घर में गए और आईजी को कहां लेके गया था? सुबह 4 बजे। चीफ मिनिस्टर साहब का अपना इन्वेस्टिगेशन का ऐलान तो हुआ है। मैं मुतालबा करता हूं जनरल फैज से, डीजी आईएसआई से, जनरल बाजवा से, जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, अपना इदारे के आप इन्वेस्टिगेशन करो, वो किस तरीके से इस सूबे में अपना काम कर रहे हैं। इमरान खान ने खुद जब वो पेश होता था कायद के मज़ार पे अपने कारकुन इसी किस्म की नारेबाजी करते थे। कलेदन तंजीमें कायद के मज़ार पे जाके अपने नारे लगा, किसी ने कोई एफआईआर काटने को दूर पिया काटने की कोशिश भी नहीं की। तो वो वकास खान को मैं सलाम पेश करता हूँ, वो तहरीक इंसाफ का मेरा भाईंजा है बेशक, मेरा कोऑर्डिनेटर, लेकिन वो बेसिकली तहरीक इंसाफ का वर्कर है। उसके जमीन में उसको मलामत किया कि अगर वो सामने खड़ा होकर इनको ना रोके, वो 2-3 दोस्त थे, उसने रोका सफदरमान को, तो उसको वहाँ धमकियाँ दी, गालियाँ दी। बिल्कुल हम गए हैं, हमने तीनों से वो दी थी, हमारी तीनों कॉपीज पड़ी थी। पुलिस ने ये वाली एफआईआर क्यों काटी, पूछो अपने एसएचओ से। मरियम बीबी, दाल में कुछ काला है, इनको आप सिंध में अच्छी नहीं लगती हो। एक झूठा मुकदमा बनाया, ये प्लानिंग हो रही है ना, पहले की मीटिंग उसी दिन वही कपड़े पहने हुए हैं, अगर आप गौर से देखेंगे इसमें वही कपड़े पहने हुए हैं जो बाद में थाने में कपड़े पहने हुए हैं इस शख्स ने। उनतीस चार्जों भी नजर आ रहा है आपको बैठा हुआ। ये सारी डिटेल्स आपको हम भी देंगे और आप देख रहे हैं इस वक्त एक मीटिंग होती है कि यार हमने कायदे आज़म की मज़ार को इस्तेमाल करने आए अपने मजमून मज़ाहिर के लिए। इनको शर्म थोड़ी सी आती है अपनी गलत हरकतों के लिए क्या क्या चीज इस्तेमाल करते हैं, इसलिए कि वो जो चीज नामुनासिब हुई उस पर एक्शन होना था। कैप्टन सफदर साहब को तो जमानत मिल गई, लेकिन आईजी पुलिस को जमानत कौन देगा? उसकी बात कौन सुनेगा? कौन सी अदालत सुनेगी? क्या वो अदालत में जाने के काबिल भी है या नहीं है? सूबे का चीफ मिनिस्टर कहता है कि हमारा इस केस से कोई ताल्लुक नहीं है। केस है क्या, ये किसी को इल्म नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मुनीज़े जहांगीर, आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी के बाद कराची में इंतजामी बहरान पैदा हो गया है। आईजी सिंध मुश्ताक महर, डीआईजी हेडक्वार्टर साकिब इस्माइल, एडिशनल आईजी सिंध कराची पुलिस चीफ गुलाम नबी मेमन वगैरह ने छुट्टी की दरख्वास्त दे दी है। एडिशनल आईजी स्पेशल ब्रांच इमरान याकूब मिनहास ने अपनी छुट्टी की दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि कैप्टन सफदर के खिलाफ एफआईआर के वाक़े में पुलिस अफसरान को बेइज्जत किया गया और एफआईआर के मामले में अफसरान से नारवा रवैये पर तमाम पुलिस जो है वो अफसरान वो उनको धचका लगा है और वो एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन में है। ये अफसरान नाजरीन जो हैं वफाक और सूबे की लड़ाई में ऐसा लगता है कि पिसना नहीं चाहते। दूसरी तरफ बिलावल ने आर्मी चीफ से कराची के वाक़े की तहकीकात का मुतालबा किया है और आर्मी चीफ ने कराची कोर कमांडर को वाक़े की तहकीकात का हुक्म भी दे दिया है। एक तबले जंग बच चुका है, मामला तेजी से बिगड़ते चले जा रहे हैं, पर संभालने वाले या मुज़ाकरात का आगाज करने वाले नजर नहीं आ रहे। हमारे साथ मौजूद हैं अंदलीप अब्बास साहिबा, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, वो खारजा अमूर की पार्लिमानी सेक्रेटरी भी हैं। बहुत शुक्रिया हमारे प्रोग्राम में शिरकत करने का। इधर स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं खुर्रम दस्तगीर साहब, उनका ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से हैं, साबिक वज़ीर ख़ारजा और दिफा भी रह चुके हैं। डॉक्टर नफीसा शाह साहिबा हमें कराची से ज्वाइन कर रही हैं, पीपल्स पार्टी की रहनुमा हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात भी हैं। नफीसा साहिबा, सबसे पहले आपसे शुरू करती हूँ कि सिंध पुलिस की तरफ से एक ट्वीट भी आती है, कल की गई ट्वीट 159 पे, द अरेस्ट ऑफ कैप्टन रिटायर्ड सफदर वाज डन अकॉर्डिंग टू लॉ एंड द इन्वेस्टिगेशन विल बी इम्पार्शियल एंड ऑन मेरिट। ये ट्वीट वो करते हैं और फिर उसी वक्त डिलीट कर लेते हैं। व्हाट इज रियली हैपनिंग इन द सिंध पुलिस? इन सब ने छुट्टी क्यों मांग ली है? क्या वो एम्बैरेस्ड हैं? क्या मामलात आपसे नहीं संभल रहे? देखिए, ये एक बार फिर जो बयानिया पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का है कि हम चाहते हैं कि इस मुल्क में सिविलियन बालादस्ती हो, इस मुल्क में सिलेक्टेड नहीं सियासतदान जो हैं वो इस मुल्क की जमहूरियत का कारवां संभाले एज गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो क्राइसिस डेवलप हुआ है ये उसी की अक्कासी करता है जिस प्रॉब्लम्स की हमने निशानदेही की है और जिस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने हम निकले हैं, ये वही क्राइसिस है। इस वक्त एक एडमिनिस्ट्रेटिव क्राइसिस सिंध में इसलिए हुआ है कि गैर मुतल्लका लोगों ने अपेरेंटली जो रिपोर्ट्स आ रही हैं
जिसकी निशानदेही चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपनी प्रेस टॉक में की, उन्होंने फोर्सिबली पुलिस को अपने प्रोसीजर, अपने रूल्स, पुलिस लॉ को हटाकर उनसे जो है गन पॉइंट पर अगर उन्होंने उनसे इस सारी चीज की इंक्वायरी होनी है, लेकिन अपेरेंटली जो पुलिस में एक बेचैनी है या मायूसी है जिसकी अक्कासी उन्होंने जो एक बहुत ही चेन रिएक्शन हुआ है उससे उसकी अक्कासी होती है। ये शायद वही इवेंट्स हैं जिसके नतीजे में एफआईआर कटा और एक बहुत ही नामुनासिब तरीके से जैसे प्रिवेसी जो आइन की कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन है, प्रिवेसी ऑफ होम, प्रिवेसी ऑफ हाथ को उन्होंने वायोलेट करके उसको अरेस्ट किया कैप्टन सफदर को। ये काबिल मुजम्मत है, ऐसे कभी नहीं होता, ना होना चाहिए। और इसका रिएक्शन जो है वो आया है जब, और मुझे ये शक है कि इसके पीछे साजिशी अनासिर जो है वो यही कप्तान साहब है, कप्तान और उनकी टीम है, ये उनके पीछे हैं। और इसलिए जो तहकीक हमने मुतालबा किया है, बाज़ाब्ता चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने इस तहकीक का मुतालबा किया है, आर्मी चीफ से मुतालबा किया है। आई होप कि ये जो इवेंट्स हैं ये देखिए, आपने तहकीकात का तो मुतालबा किया, मगर बहुत सारे एनालिस्ट ये पूछते हैं कि अगर आपको पता है कि दबाव कहाँ से आ रहा है तो क्या आपको ये नहीं पता कि दबाव कौन डाल रहा है? देखिए, नहीं पता होगा, मुझे नहीं पता, क्योंकि 4 बजे रात को अगर फ्रंट पे कौन थे, उनके पीछे कौन थे, इस सारी चीज का अगर एक प्रॉपर मुताला या उसकी तहकीक होकर वो रिपोर्ट आए तो उससे ज्यादा बेहतर अजाला हो सकता है। लेकिन जो जिनसे पूछा गया है, आई मीन यू कैन वेरी वेल जज के हमने जो मुतालबा किया है वो आर्मी चीफ से चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने किया है। ऑल राइट, तो पॉइंटर्स तो आ गए हैं कि इसके पीछे अगर कोई इंडिविजुअल्स हैं तो उसका अजाला कौन कर सकता है। ऑल राइट, अंदलीप अब्बास साहिबा, जो इल्जामात लगाए हैं सिंध हुकूमत ने और नफीसा साहिबा कह रही हैं कि इसके पीछे जो स्पॉयलर्स हैं वो कप्तान है। नून लीग भी कहती है कि जी कप्तान ही चाहते हैं, आपकी पार्टी ही चाहती है कि पीडीएम जो है वो यकजा ना रहे। शुक्रिया मुनीज़े, मैं अभी इससे पहले एक प्रोग्राम में थी और मेरे साथ वो सायरा तारड़ थी, तो वो उनका कहना ये था कि जी इमरान खान को तो पता ही नहीं होगा कि क्या हो रहा है। सो पीडीएम के अंदर भी जो माशाल्लाह मुख्तलिफ राय है वो आप देख लें, मेरे साथ अभी प्रोग्राम खत्म किया उन्होंने। 2 चीजें मैं कहना चाहूंगी। पहली बात तो ये है कि देखिए जो वाकया हुआ उसको पूरे पाकिस्तान ने देखा और वो पहले कभी नहीं हुआ, और इसलिए नहीं हुआ क्योंकि ये मैं तो खुद चाहती हूँ कि इस वाकये की पूरी तहकीक हो। वो जब आते हैं पॉलिटिकल पार्टीज, बिल्कुल साथ उनके लोग होते हैं और धक्कम पेल जरूर होती है, वजारों पे भी होती है। देयर आर 2 बैरियर्स, एक तो बड़ा वाला बैरियर है, एक वो अहाता है छोटा जिसके अंदर वो कब्र है। कभी भी हिस्ट्री में, और एतजाज हसन ने सुबह कहा कि हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ कि कोई हेड ऑफ स्टेट भी वो बैरियर के अंदर आके वो अहाते को फलांग के कब्र के ऊपर खड़ा हो जाए और हाथ पे रह रह के फादर ऑफ द नेशन के साथ वो करे जो उन्होंने किया। मेरे ख्याल में जो एफआईआर भी कटी और जो सजा भी मिली, सजा क्या गिरफ्तारी भी हुई, वो गलत थी, क्योंकि सिर्फ उनको गिरफ्तार किया गया। अभी के आप देखें उस अहाते के अंदर कब्र के ऊपर हाथ रख रख के मरियम नवाज, मरियम औरंगजेब, हाकान अब्बासी और निहाल हाशमी भी थे। तो मेरा ख्याल है कि जब ये तहकीक हो तो ये सारी बातों को मद्देनजर रखा मगर जाए। आप क्या समझती हैं कि जो पुलिस का एक अमल था कि जी आधी रात को या सुबह सुबह वो चले जाएं मरियम नवाज साहिबा और उनके खावन के कमरे के अंदर दरवाज़ा तोड़ें, मुझे समझ नहीं आ रही, इसलिए चूंकि ज़्यादातर ये तब किया जाता है जब कोई मुलजिम जो हो वो मफरूर होने की कोशिश कर रहा हो। मगर अगर एक मुलजिम अपने होटल कमरे के अंदर सो रहा है तो फिर क्या ज़रूरत पड़ गई? क्या वो इतने डेंजरस थे या कि उनके भागने का कोई प्लान था जिसकी वजह से ये हुआ? इसको आप कैसे देखती हैं? मैं तो इसीलिए कह रही हूँ
کہ اس کی بالکل تحقیق ہونی چاہیے. اوکے. اور یہ اگر رات کے 3 بجے یا جب بھی کیا گیا ہے اس کی بھی تحقیق ہونی چاہیے, کیونکہ یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. ٹھیک. تو سب سے پہلے تو آپ کو بالکل ایک اس کی تہ تک پہنچنا چاہیے. ٹھیک ہے کہ یہ ٹھیک ہے سارا واقعہ, اس کے بعد جو پراسرار خاموشی, آپ کو پتا ہے کہ 1.5 دن بلکہ تقریباً 2 دن مراد علی شاہ صاحب غائب رہے, بلاول غائب رہے, اب جا کے وہ بولنا شروع ہوئے ہیں. اتنا بڑا واقعہ ہو جائے, چیف منسٹر, چیئرمین آف دا پارٹی. اچھا, یہ آپ نے بڑی اہم بات کی ہے کہ ان کی خاموشی رہی ہے. یہ خرم صاحب ادھر بیٹھے ہوئے ہیں, ان سے عجیب ہے. اچھا, یہ کہہ رہی ہیں کہ جی جو خاموشی رہی ہے وہ عجیب ہے. آپ ان کی اپالوجی کو ایز پی ایم ایل این ایکسیپٹ کرتے ہیں اور اس کے اوپر بھی کوئی بات کریں کہ جو کمپلیننٹ تھے وہ عہدیدار ہیں پاکستان تحریک انصاف کے, آج بلکہ ان کے اوپر کچھ مقدمات بھی تھے. پچھلے سال انہوں نے پولیس کے اوپر حملہ کیا تھا 25 اگست کو, ان کو آج پری اریسٹ بیل بھی مل چکی ہے. مگر جو معاملات آپ کے سامنے ہیں, آج تمام پولیس اہلکار چھٹی پہ چلے گئے ہیں. آئی مین اٹ از ریئلی این انسٹیٹیوشنل کرائسس ان سندھ ناؤ آفٹر دس. وفاقی حکومت صوبوں پر حملہ آور ہے. یہ 2 ایک جیسے کیس ہوئے ہیں جو لاہور شادرہ میں بھی پی ٹی آئی کے ساتھ تعلق رکھنے والے ایک جرائم پیشہ شخص نے بغاوت کا پرچہ درج کروایا, بدر ہیرا, جو کہ اسی طرح رات 2 سے 5 کے درمیان وہ پرچہ درج ہوا تھا. اور اس میں دلچسپ بات یہ ہے کہ جس طرح بغاوت کا پرچہ صرف فیڈرل گورنمنٹ درج کرا سکتی ہے, کوئی انڈیویجول درج نہیں کرا سکتا. قائد کا مزار فیڈرل جیورسڈکشن ہے, وہاں بھی سوائے فیڈرل گورنمنٹ کے اور کوئی پرچہ درج نہیں کرا سکتا. لیکن یہاں بھی ایک وہ شخص جو جرائم پیشہ ہے, اس نے بلکہ اپنے ایک گروہ کے جتھے کے ساتھ مل کر پہلے پریشر ڈالا. 2-3 ایک تھانے میں نہیں گئے, 2-3 تھانوں میں گئے, وہ ایف آئی آر ہوئی. دیکھیں جو عمل تھا جو قائد کے مزار پہ ہوا وہ پسندیدہ نہیں تھا, لیکن کیا اس کا رزلٹ یہ ہے کہ آپ چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کرتے ہوئے اندر گھس جائیں؟ اور پھر اس بات کے اوپر ابہام کہ یہ کہاں سے ہوا. اب بہت حد تک جو ریاکشن آیا, دیکھیں صرف آئی جی, ڈی آئی جی, 8 ڈی آئی جی, ایڈیشنل آئی جی, سی سی پی او کراچی, جو ان کے نیچے ایس پیز ہیں, سب نے کہا کہ ہم کام نہیں کریں گے. اس سے ایک کنفرمیشن ہو رہی ہے کہ واقعی آئی جی کو, ایڈیشنل آئی جی کو حبس بے جا میں رکھ کر زبردستی یہ پرچہ کروایا گیا. یہاں پھر اس کو کہتے ہیں, اردو میں ایک ٹیکنیکل لفظ ہے طوائف الملوکی, کہ جب ایک ملک میں ایک سے زیادہ بادشاہ آ جائیں, جب ایک سے زیادہ پاور سینٹر ہو جائیں, تو وہاں آپا دھاپی ہوتی ہے, وہاں بد نظمی ہوتی ہے اور بد انتظامی ہوتی ہے. تو یہ ہم نے لاہور میں پھوٹ تو نہیں پڑی, چونکہ بلاول بھٹو زرداری نے اشارہ کیا کہ جی شاید میں کوئٹہ کے جلسے میں شرکت نہ کر سکوں, مجھے گلگت بلتستان جانا ہے. ڈو یو فیل دیٹ اس سے اب معاملہ دیکھیں نا جی, 2 پیج علیحدہ ہو گئے ہیں. ایک پیج ہے جس کے اوپر پی ڈی ایم کے 27 نکات لکھے ہوئے ہیں, اور دوسرا پیج اس ہائبرڈ رجیم کا ہے جو کہ اب طوائف الملوکی میں ڈسینڈ کر چکا ہے نا. آپ یہ غور تو کریں کہ یہاں پرائم منسٹر کال نہیں کرتے بلاول بھٹو کو کہ بھئی یہ کیا ہوا, ہم اس کو کیسے. انہوں نے پہلے کہا جی گورنر صاحب تشریف لائیں پھر میں کوئی بات کروں گا. پرائم منسٹر گلگت بلتستان کے اوپر اپوزیشن سے بات نہیں کرتے, فاٹف کے اوپر اپوزیشن سے بات نہیں کرتے, ہندوستان ہم پہ حملہ آور ہوتا ہے وہ اپوزیشن سے بات نہیں کرتے. تو یہاں چونکہ اسی لیے یہ لفظ میں نے استعمال کیا ہے کہ جب ایک سے زیادہ پاور سینٹرز ہو جائیں, اور یہی وہ تضاد ہے جس کو پی ڈی ایم حل کرنا چاہتی ہے کہ بھئی پاکستان کا آئین یہ کہتا ہے کہ اس طرح گورننس ہوگی, یہاں ایک ایسا ہے جہاں ملٹیپل سینٹرز آف گورننس ہیں. اور اس کی وجہ سے اس قسم کے جو بہت ہی بھیانک اور مضحکہ خیز معاملات ہیں کہ ایک صوبے کی پوری پولیس جو ہے, اس کے اعلی افسران جو ہے, انہوں نے بیک وقت کہہ دیا کہ اگر اس طرح ہمارے ہائیسٹ افسر کو کوئی اور ایجنسی جو ہے وہ پکڑ کے لے جائے گی اور زبردستی اس کے اوپر پریشر ڈالے گی تو ہم اس طرح یہاں کام نہیں کر سکتے. اور حقیقت یہ ہے کہ اس معاملے میں سندھ کی جو پولیس ہے, اس کے جو اعلی افسران ہیں, انہوں نے پنجاب پولیس سے زیادہ مضبوطی کا ثبوت دیا, کیونکہ پنجاب پولیس جو ہے وہ جب سے گجرانوالہ کا جلسہ ہوا ہے وہ ہم پہ پرچے دے رہے ہیں. وہ کہ آپ نے لاؤڈ اسپیکر پڑے لگا دیا. کیا ہوگا خرم صاحب, یہ بھی تو ایک سوال اٹھتا ہے کہ یہ جو ایف آئی آر اب درج ہوئی ہے کیپٹن صفدر کے خلاف, اس کا کیا ہوگا؟ میں ایک بات ایڈ کر دوں آپ کے ناظرین کے لیے. جس قانون کے تحت کیپٹن صفدر کے اوپر ایف آئی آر درج ہوئی ہے
वो ऑर्डिनेंस याया खान ने जारी किया था 1971 में। जब जुल्फिकार अली भुट्टो वहां गए और उन्होंने कायद को पुकारा, उन्होंने कहा, उसके रिएक्शन में ये एक आमरीत वाला ऑर्डिनेंस जारी हुआ था, जिसका नतीजा आज कैप्टन सफदर भुगत रहे हैं। और जो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना थे, वकील थे, अजहारी राय में यकीन रखते थे। हमने कुछ वकला से भी बात की है, उनकी भी राय हमने दरियाफ्त की है कि वो क्या समझते हैं इस FIR के बारे में। जरा दिखाइए। वेलकम बैक नाजरीन। नफीसा साहिबा, ब्रेक से पहले जो वकला की बात मैंने आपको सुनाई, वो तो ये कहते हैं कि जी सिंध हुकूमत की स्वाबदीद है, ये जो FIR है कैप्टन सफदर के खिलाफ, इसको आप कौश भी कर सकते हैं। देखिए, वो तो रेलेवेंट नहीं है। अगर एक फॉल्स केस है या उसकी वो नहीं है, एक मैं खुद बजाते खुद समझती हूँ। देखिए, हम हर साल शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के मजार पर जाते हैं। वहां पर हमारे कारकुन जो है वो शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को नारे लगाकर उसको याद करते हैं। एक ऐसी ऑर्डिनेंस विच इज नॉट रियली, वो मैं समझती हूँ उसकी स्पिरिट गैर जमहूरी है। वाई शुड, हाँ, एक बिल्कुल तकद्दुस अपनी जगह है, लेकिन अगर सिर्फ ये है कि मादर मिलत को याद किया जा रहा है नारों की सूरत में, या आप वोट को इज्जत दो जो खुद कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और इनफैक्ट हमारे अपने आइन के हवाले से जो जमहूरियत है उसका सारा जो उसको एपिटमाइज करती है कि वोट का तकद्दुस को, तो उसमें कोई ऐसी बात तो नहीं है। और ये क्लियर है कि ये मेलाफाइडे है, क्योंकि इस किस्म के नारे माजी में और जमातें भी लगाती रही हैं। ऑल राइट, इधर अंदलीप साहिबा, आपने नफीसा साहिबा की भी बात सुनी, और वकला का ये एक राय है कि जब FIR इस किस्म के माहौल के अंदर दर्ज होती है तो उसका जो तकद्दुस है वो पामाल हो जाता है और उसकी कानूनी हैसियत जो है वो ख़त्म हो जाती है। तो इसलिए ये कहा जा रहा है कि इस FIR की कोई हैसियत नहीं होगी। दूसरा, जिस तरह खुरम साहब कहते हैं कि 1971 की ऑर्डिनेंस याया खान ने उस वक्त इसको किया था, और कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना तो माशाल्लाह फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के एक एडवोकेट थे। तो आप नहीं समझती दैट इन एसेंस रियली दिस वाज जस्ट टेकिंग इट अ बिट टू फार? सो मैं ये कह रही हूँ कि एक आम शहरी अगर आए और वो इस तरह की हरकत करे, उसको एक डंडों से फेंटिया लगा के एक ऐसी जेल में फेंका जाए जहां वो पता नहीं कितने साल सड़ता रहे, तो ये अबाव तो लो है, ये कौन है लोग? मगर एक सवाल की मुझे जरा अंदलीप साहिबा माइंड ना करिएगा। देखिए, कुछ लॉ मैंने भी पढ़ा हुआ है, हमारे कानून के अंदर बहुत सारे कवानीन है। हमारे कानून के अंदर तो ये भी है, स्टोनिंग टू डेथ भी है हमारे कवानीन के अंदर, तो हाथ काटने का कानून भी है। मगर एज ए सोसाइटी हमने ये फैसला कर लिया कि हम इसके ऊपर अमल दरामद नहीं करेंगे। Which means she wants extra judiciary कि इनको फेंटियां लगाएं। कौन से लॉ में फेंटियां लिखी हुई है बताएं? अंडर व्हाट लॉ उनको फेंटियां लगाएं? कोड़े का लिखा हुआ है, कोड़े का लिखा हुआ है कि FIR is mainly a complaint. Under what law is suggesting? जी अंदलीप साहिबा वो बात करते हैं। नफीसा साहिबा, जस्ट गिव हर अ चांस बात मुकम्मल करने की। जी जी, कंप्लीट कर लूं। जी, मैं कंप्लीट, जी करिए। मैंने ये कहा कि जो बहुत से लॉज हैं, इन्होंने कहा जी ये 1971 का लॉ है लॉ, लेकिन बड़ा ही नापसंदीदा है। मैंने कहा बिल्कुल, बहुत से लॉज हैं जो आपको पसंद नहीं, मुझे पसंद नहीं। जब लॉ है, राइट, अच्छा है बुरा है, तो यू आर सब्जेक्ट टू इट, नंबर 1। नंबर 2, अगर वो लॉ जैसा भी है एक आम शहरी पे जो अप्लाई होता है और दूसरे पे अप्लाई होता है, मुझे बताएं कि ये जो जेलों में ये लोग जाते हैं अरबों उड़ा के, और जो आम शहरी जाता है, वो लॉ तो ये कहता है कि एवरीबॉडी इज इक्वल इन फ्रंट ऑफ द लॉ। तो वो जो 80,000 लोग हैं जो जेलों में बेचारे जिस तरह रहते हैं, जब उनको यहां से उठा के लेके जाया करता है किसी भी वायलेशन पे, इनको अब कहा जा रहा है कि जी FIR इनकी क्वाश कर दें क्योंकि ये मरियम नवाज है। खुरम साहब, आपकी जानिब आऊंगी। यहाँ तक एक वुज़रा ने ये कह दिया है कि जी हम वापस लाएंगे आपके लीडर को, मियां नवाज शरीफ साहब को, और उनके ऊपर ट्रीजन के चार्जेस जो हैं हम लगाएंगे। आप चूंकि फॉरेन मिनिस्टर भी रह चुके हैं, आप कॉमर्स के भी रह चुके हैं, मुझे ये बताइए, डिफेंस मिनिस्टर भी रह चुके हैं, विल इट बी इजी फॉर देम टू ब्रिंग बैक मियां नवाज शरीफ टू पाकिस्तान, एंड डज ही वांट टू कम बैक?
جی کوشش کر لیں. میاں نواز شریف کا جیسے ہی علاج مکمل ہوگا ان کے ڈاکٹر ان کو الاؤ کریں گے, وہ ایک دن بھی وہاں نہیں رہیں گے برطانیہ میں, واپس آ جائیں گے. حکومت جو مرضی کہتے رہے. اس سے زیادہ اہم بات یہ ہے, میں وہ جملہ پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں جس کی وجہ سے یہ آرڈیننس آیا, جو بھٹو صاحب نے بولا تھا. انہوں نے کہا قائد اعظم کو ایڈریس کرتے ہوئے, کیا تم نے اس پاکستان کا خواب دیکھا تھا جس میں ہمیں تمہارے مزار پر بھی فریاد کی اجازت نہ ہو. دیکھیے قائد اعظم کا مزار ایک ڈیموکریٹک سپیس ہے کیونکہ وہ خود ڈیموکریٹ تھے. جب ہم کہتے ہیں پاکستان میں ووٹ کی عزت ہونی چاہیے, تو پاکستان بنا ہی جو 1946 کا الیکشن تھا اس کے ووٹ کی عزت ہوئی تو پاکستان بنا. تو آج جب ہم یہ نعرہ لگاتے ہیں, ہلڑ بازی سے کوئی اگری نہیں کرتا, میں بھی اگری نہیں کروں گا, لیکن یہ میں ضرور کہہ سکتا ہوں بڑی عاجزی سے کہ یہ جو دو نعرے ہیں, ووٹ کو عزت دو اور مادر ملت زندہ باد, اگر قائد اعظم سن رہے تھے تو ان کو ٹھنڈ پہنچی, ان کو سکون پہنچا. مجھے ایک بات بتائیے, چونکہ گجرانوالہ میں سب کچھ آپ نے کیا, اہتمام بھی آپ نے کیا, یہ کیا وجہ ہے کہ وہاں پہ گجرانوالہ میں جو چھوٹی پارٹی ہیں جس کے اندر محسن داوڑ بھی ہیں, علی وزیر بھی ہیں, اور وہ بات کرتے ہیں مسنگ پرسنز کی, آپ نے ان کو دعوت نہیں دی؟ چونکہ آپ جب جمہوریت کی بات کرتے ہیں تو جمہوری پارٹیز تو سب کو ساتھ لے کے چلتی ہیں. دیکھیے وہ پی ڈی ایم جوائن کر لیں, تو ہم نے اس وقت تک تو 11 پارٹی الائنس کا حصہ ہیں. تو وہ مجھے نہیں معلوم کہ یہ پارٹی لیول پہ ڈیسائیڈ ہوا کہ کس نے کس کو آنا ہے, لیکن آپ دیکھیں نا وہاں ڈاکٹر مالک آئے, انہوں نے بلوچستان کی بات کی, جہاں جمال الدین آئے انہوں نے بلوچستان کی بات کی, مگر ان کو تو انوائٹ ہی نہیں کیا گیا. مجھے نہیں معلوم کہ وہ پارٹی لیول پہ فیصلہ ہوا تھا, لیکن بلوچستان سے آنا چاہیے تھا ان کو, بالکل آنا چاہیے, انوائٹ کرنا چاہیے, ہر جگہ آنا چاہیے. دیکھیے یہی بات ہے کہ اس سٹیج پر جس نے میں نے کہا نا کہ وہ سٹیج سارا ایک پیج پہ تھا کہ اس میں بلوچستان سے لوگ ہیں, خیبر پختونخوا سے لوگ ہیں, سندھ سے لوگ ہیں, پنجاب سے لوگ ہیں, مختلف مذہبی مسلکوں کے لوگ ہیں, اور وہ سارے مل کر ایک ہی ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ ووٹ کو عزت دو, آئین پر چلو. کیونکہ یہ جو تفاعل الملوکی ہے کہ ایک ملک میں ایک سے زیادہ پاور سینٹرز ہوں, جس کا ہم نے 73 سال سامنا کیا ہے, اب یہ جیسے کہتے ہیں نا اپنی آخری حدوں کو چھو رہی ہے, جس کے نتیجے میں یہ مضحکہ خیز اور بڑے بھیانک واقعات جو بھی ہوا ہے, لاہور میں بھی ہوا جو بغاوت کا پرچہ تھا, یہ جو معاملہ ہوا ہے سارا کہ دروازے توڑ کے اندر گئے, یہ معاملہ نہیں چلے گا. آپ 200 800 لوگوں کو پرچے کر رہے ہیں, چلے گا تو پھر چلے گا کیا؟ بیکاز پہلے جب اس طرح کی کانفرنٹیشن ہوتی تھی تو کہیں نہ کہیں مذاکرات بھی شروع ہو جاتے تھے. آج ایسا لگ رہا ہے جس طرح معاملات صرف اور صرف کانفرنٹیشن کی طرف چلے گئے, اور وہ درست کہہ رہی ہیں اندلیب صاحبہ, واقعی میں عسکری قیادت اور آج جو وزیر اعظم اور ان کی پارٹی ہے وہ ایک ہی پیج پہ ہیں. اگر پیج الگ ہے تو آپ کا ہے, یہ ہمارا الگ پیج ہے. اور آپ یہ دیکھیں نا کہ وزیر اعظم نے گجرانوالہ کے جلسے وہ کیسے رسپونڈ کیا ہفتے کے روز جب وہ اپنی ٹائیگر فورس کا جلسہ کر رہے تھے, کہ انہوں نے غصے سے, بغض سے, یعنی اسکول یارڈ بلی جو کہتے ہیں نا کہ میں نہیں چھڈاں گا, یہ کیا طریقہ کار ہے. اور اس پر جب ہم قانون کی بات کرتے ہیں تو کیا وزیر اعظم کو نہیں معلوم کہ ہی ہیز نتھنگ ٹو ڈو وتھ پروڈکشن آرڈرز؟ کیا وہ اسپیکر کو آرڈر کر سکتے ہیں آپ پروڈکشن آرڈر کیوں نہ کریں؟ کسی کو پروڈکشن آرڈر نہیں ملے گا, میں ان سب کو پکڑ لوں گا. تو قانون, اگر وزیر اعظم اس دن کہتے میں نے گجرانوالہ کا جلسہ سنا ہے, میں ان سب کو مذاکرات کی دعوت دیتا ہوں, تو آپ یہ دیکھتے کہ ٹیمپریچر ڈاؤن ہو جاتا. لیکن نہیں, انہوں نے بھی اتنے ہی غصے سے اور بلکہ زیادہ فاشسٹ رویے سے, کیونکہ وہ پرائم منسٹر ہیں, ان کے پاس رسپانسبلٹی ہے آئین کی, اگر وہ اس طرح کی بات کریں گے کہ میں جیل میں ڈال دوں گا, پروڈکشن آرڈر نہیں دوں گا, میں دیکھ لوں گا ان سب کو, میں انہیں کھینچ کر واپس لاؤں گا. بھائی جب آپ خود صرف 4 دن عمران خان جو ہیں وہ جیل میں رہے ہیں, اور 4 دن بیٹر کلاس جیل میں تھے, انہوں نے بھی وہ تمام وی آئی پی فیسلٹیز انجوائے کی. میں ان سے یہ بھی چھین لوں گا, میں ان کو عام لوگوں میں ڈال دوں گا. جب خود جیل میں تھے تو عام لوگوں میں نہیں رہے تھے. اچھا نفیسہ صاحبہ, آپ کی پارٹی بھی اس مرحلے سے بڑی دفعہ گزر چکی ہے, پاکستان کے اندر تو بڑے اپس اینڈ ڈاؤنز ہوئے, مگر اس ڈاؤن کے اندر اب جو لگ رہا ہے ان سول ملٹری ریلیشنز وہ نظر نہیں آ رہا. مجھے یہ بتائیے کہ کیا مذاکرات کے لیے کچھ دروازے کھلے ہیں, اور اگر کھلے ہیں تو کون مذاکراتی میز کے اوپر آئے گا؟ دیکھیں المیہ تو یہی ہے کہ جو سلیکٹڈ ہے ان میں وہ اہلیت نہیں ہے کہ کسی بھی ایشو کے اوپر ڈائیلاگ کر سکے, یا کوئی بھی مسئلہ جو ہے اس کا حل کی طرف اس کو اتنا بڑا اس وقت کرائسس ہے. اگر اس کرائسس کو مذاکرات آپ پاکستان تو یہ سندھ سے نکل کر پنجاب میں بھی بغاوت ہو سکتی ہے,
क्योंकि पंजाब में भी यके बाद दीगरे FIRs कट रहे हैं। मगर जब आजादी लेट मी ट्राई एंड अंडरस्टैंड, आपकी बात समझने की कोशिश कर रही हूँ कि क्या आप मुज़ाकरात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ चाह रहे हैं, चूंकि मियां नवाज शरीफ साहब तो बिलखुसूस कह चुके हैं कि हमारी लड़ाई जो है वो इमरान खान से नहीं है, उसको लाने वालों से है। देखिए, इट्स अ सिचुएशन ऑफ चिकन एंड एग वाली बात है। द इशू इज कि हम सियासतदान हैं, हमारे जो मुकाबला है वो आगे जो सिलेक्टेड है, जो फ्रंट पर है, जो अपनी जिम्मेदारियां नहीं निभाते, जो पार्लियामेंट नहीं चलाते, जो नेशनल सिक्योरिटी इश्यूज को हल नहीं कर पाते, जो महंगाई को कंट्रोल नहीं कर पाते, जो आईनी ढांचे को एक तसलसल से पामाल करते हैं, जो आरिफ अलवी उन्होंने उधर बिठाया हुआ है, वो एक के बाद दूसरे गैर कानूनी ऑर्डिनेंसेस जारी करते हैं जो वफाक को कमजोर करते हैं। कौन है? अभी अगर ये जो 30 से ज्यादा अफसरान ने खत लिखे हैं लीव के, तो क्या प्राइम मिनिस्टर जो है वो इसका क्यों नहीं नोटिस लेते? अच्छा, ये अहम बात की आपने। उल्टा होता, लेकिन ये पुलिस जो अपॉइंटमेंट है IG की, वो तो प्राइम मिनिस्टर करते हैं। तो वेयर इज ही इन दिस होल सीन? ऑलराइट, नाउ दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। साजिशी अनासर बन चुके हैं। ये हुकूमत सिलेक्टेड चला सकेंगे या सियासतदान, और ये साबित हो गया कि ये सियासतदान नहीं है, ये सिलेक्टेड है और अपना रोल ये, और इसीलिए हम इनसे इस्तीफा चाहते हैं और इसीलिए हम चाहते हैं कि आजादाना मुनसिफाना इलेक्शंस हो, हकीकी जमहूरियत इस मुल्क में बहाल हो। अंदलीब साहिबा, जो सवाल इन्होंने किया है वो ये किया है कि जी वजीर आजम साहब IG को और वफाक जो है IG को अपॉइंट करती है, तो वजीर आजम साहब कहाँ हैं? दूसरा ये कि जब वजीर आजम साहब यूं करेंगे, मजम्मत करनी चाहिए, और ट्रीजन के चार्जेस की बात गुलाम सरवर साहब ने की है जी, तो इसके अंदर तो ये डेथ पेनल्टी है अंदलीब साहिबा। तो इंग्लैंड जैसा मुल्क जो इस चीज के बड़े खिलाफ है, वो कैसे एक्स्ट्राडाइट करेंगे मियां नवाज शरीफ साहब को? आप तो बेहतर जानती हैं, आप तो फॉरेन अफेयर्स की कमेटी में। देखिए, इसके 2 एंगल्स हैं। पहली बात तो ये है कि ये जो सारा हमें पता ही है कि अब मियां नवाज शरीफ जो है वो उनकी वो अल्ताफ हुसैन वाली स्टेटस नहीं है। अल्ताफ हुसैन जो थे वो पाकिस्तान पे उन पे केस चल के वो कॉन्विक्ट नहीं थे। अभी आप देखें, हर अखबार में इश्तिहार जो आए हैं, हर दीवार पे जो इश्तिहार लगे हुए हैं, हर जो जिसको कहते हैं अदालत में लगे हुए हैं, उस पे लिखा हुआ है कि ये मफरूर हैं, ये एब्सकॉन्डर हैं, ये कॉन्विक्ट हैं और ये भागे हुए हैं। तो जब एक अदालत में केस, यहाँ की अदालत डिमांड कर रही है कि जी ये हमारा भागा हुआ मुजरिम है और ये वहाँ आपकी सरजमीन पे पनाह लेने की कोशिश कर रहा है, और अदालतें यहाँ उसको मंगा रही है, कोई इंडिविजुअल नहीं मंगवा रहा, उस पे केस साबित हो गया हुआ है। तो ऐसा इंडिविजुअल वहां बैठ के अल्ताफ हुसैन की तरह यहाँ तकरीरें करके कह रहे हैं कि अपने इदारों पे पल पड़ो, ये जंग है, इदारों पे पड़ो। तो कैसे पता चला कि पल पड़ो? जब पाकिस्तान के ऊपर ये हमले कर रहा है कि मुकाबला हमारा उनसे नहीं है, मुकाबला हमारा उनको लाने वालों से है, जिसपे कि ख्वाजा आसिफ ने भी कहा कि अब ये जंग है। तो जब आपने ये मेरा वक्त बिल्कुल खत्म हो गया है अंदलीब साहिबा, सवाल वहीं पे है कि इंग्लैंड जैसे ममालिक जो डेथ पेनल्टी के खिलाफ है, ट्रीजन चार्ज होल्ड्स अ डेथ पेनल्टी, कैसे एक्स्ट्राडाइट होंगे? कंक्लूडिंग रिमार्क्स खुरम साहब जी। जैसे मैं फिर दोहरा देता हूँ, जिस दिन उनका इलाज मुकम्मल होगा, उनके डॉक्टर उन्हें कहेंगे वो मुल्क में वापस आएंगे। ज्यादा अहम बात है कि इस वक्त प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से ना मुईशत चल रही है, ना खारजा पॉलिसी चल रही है, ना वफाकियत चल रही है और ना जमहूरियत चल रही है। चारों मामलों में इनहदाम हुआ है। देयर इज अ कैटास्ट्रोफी, देयर इज अ इम्प्लोजन। और ये जो इम्प्लोजन हो रहा है गवर्नेंस का, जिसके हम हर रोज मनाजिर देखते हैं, उसका सबसे बड़ा विक्टिम तो आवाम है, जो 75 रुपए किलो आटा और 115 रुपए किलो चीनी और 250 फूड इन्फ्लेशन जी पिछले अगस्त 2019 से लेकर अब 14 महीने से डबल डिजिट्स में है। इसके ऊपर एक अलग प्रोग्राम करेंगे नहीं, एक बात आपके नाजरीन के लिए, ये पहली दफा पाकिस्तान की तारीख में हुआ है कि पाकिस्तान के देहाती इलाकों में
फूड इन्फ्लेशन शहरी इलाकों से ज्यादा है। पाकिस्तान का किसान और उसके साथ उनके खानदान वो भूखे हैं और इस हुकूमत की नाअहली की वजह से हैं कि ये इतने नाअहल हैं कि ये इंपोर्ट भी नहीं कर पाते चीजें जो कमी हुई। बहुत बहुत शुक्रिया खुर्रम दस्तगीर साहब। आई एम सॉरी, आई एम रनिंग आउट ऑफ टाइम। नफीसा साहिबा, अंदलीब साहिबा, आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, हमने शुरू की थी इस बात से कि जब जंग होती है उसके बाद मुज़ाकरात होते हैं, तो अवाम जो है वो मुज़ाकरात के लिए अभी इंतज़ार कर रही है, उसके कोई आसार नज़र नहीं आ रहे। मुनीज़ जहांगीर को इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।